हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स लाइफ साइंसेज। आज के वीडियो में हम डीएनए डैमेज एंड रिपेयर को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी डीएनए डैमेज के बारे में और इसकी रिपेयर प्रोसीजर्स के बारे में। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने डायरेक्ट रिपेयर के बारे में भी डिटेल में पढ़ा था कि डायरेक्ट रिपेयर किस तरीके से होता है। आज हम कंटिन्यूएशन में पढ़ने वाले हैं बेस एक्सीजन एंड न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम नॉर्मल जो रिपेयर की प्रोसेसेस होती है, जैसे डायरेक्ट रिपेयर हुआ तो ये फोटोलाइजर्स की एक्टिविटी से जो भी डैमेज हुआ है उसको रिकवर कर देती है। लेकिन जो बेस एक्सीजन एंड न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर है, इसमें क्या है, इसमें आप डायरेक्टली लाइट की एक्टिविटी या किसी एंजाइम की एक्टिविटी से डैमेज को रिपेयर नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करके और दोबारा से नए न्यूक्लियोटाइड्स का वहाँ पे फॉर्मेशन कराना होता है, ऐड कराना होता है न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को। सो व्हाट वी डू फॉर दैट, वी गो फॉर द बेस एक्सीजन एंड न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर्स। तो चलिए डिटेल में आज पढ़ते हैं इनको। Again, very warm welcome everyone. Welcome to BioVerse Life Sciences. So here we are starting with the DNA repair mechanism. आप सभी को याद होगा, अगर लास्ट लेक्चर आपने देखा है कि हमने DNA रिपेयर की मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी मेन मैकेनिज्म्स हैं। जो हमने कंप्लीट किया था दैट वाज डायरेक्ट रिपेयर, दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, बेस एक्सीजन रिपेयर एंड न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। ये दो हमारे मेन टॉपिक्स हैं जो कि आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम कवर करेंगे मिसमैच रिपेयर, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एंड नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग के बारे में। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट रिपेयर। सॉरी, इट इज़ बेस एक्सीजन रिपेयर। डायरेक्ट रिपेयर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद बेस एक्सीजन रिपेयर। अगर हम बात करें बेस एक्सीजन रिपेयर की, है क्या? सो बेस एक्सीजन रिपेयर करेक्ट्स डीएनए डैमेज फ्रॉम ऑक्सीडेशन, डीएमिनेशन एंड एल्काइलेशन। अगर ऑक्सीडेशन, डीएमिनेशन या फिर एल्काइलेशन की वजह से कोई भी डैमेज होता है तो उसको रिकवर के लिए बेस एक्सीजन रिपेयर का हम थोड़ा सा हेल्प लेते हैं। द डैमेज मे लीड टू इनकरेक्ट बेस पेयरिंग। ये किस तरीके का डैमेज होता है जिसमें आप बेस एक्सीजन रिपेयर को यूज़ करते हैं? यहाँ पे इनकरेक्ट बेस पेयरिंग हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिजल्टिंग इन द सब्सटीट्यूशन ऑफ बेसिस ऑफ और द डिलीशन ऑफ अ बेस। या तो बेस का सब्सटीट्यूशन हो जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है कि ए की जगह पे ए का अटैचमेंट टी से होना चाहिए था, लेकिन टी यहाँ पे आप देखेंगे कि जी से जुड़ रहा है। सो दिस इज व्हाट सब्सटीट्यूशन। और इसके अलावा क्या है, डिलीशन हो जाता है किसी बेस का। यहाँ पे पूरे डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, बीच का कोई भी बेस डिलीट हो गया। सो ऑल दीज सिचुएशन लीड टू डैमेज ऑफ द डीएनए दैट कैन बी रिकवर्ड विद द हेल्प ऑफ बेस एक्सीजन रिपेयर। सो यहाँ पे क्या होता है, पहले ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है प्रोसीजर का, आपको बताया गया है। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली ये प्रोसीजर है क्या। इसका हम पहले थ्योरेटिकल देखेंगे, उसके बाद में हम पिक्चर पे जाएंगे ताकि हम अच्छे से क्लियर कर पाएँ चीज़ों को। तो ये है प्रोसीजर जो कि स्टार्ट होता है बेस के रिमूवल से। सबसे पहले यहाँ पे बेस का रिमूवल करना पड़ता है, जिसके लिए क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ द म्यूटेटेड बेस फ्रॉम द डीएनए हेलिक्स बाय डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज यहाँ पे मेन रोल प्ले करता है फॉर द बेस एक्सीजन रिपेयर। तो सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि म्यूटेशन वो है कहाँ पे। आइडेंटिफिकेशन के बाद में रिमूव होता है, और रिमूवल से इन बिटवीन बहुत सारी प्रोसेस होती हैं कि उसको रिमूव कैसे करना है, एंड रिमूव करने के बाद में वो जो गैप क्रिएट हुआ है उस गैप को कैसे फिल करना है। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं पूरे प्रोसेस में। तो अभी क्या हुआ, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया कौन सा डैमेज है, कहाँ पे डैमेज है। आइडेंटिफिकेशन के बाद में क्या हुआ, जो म्यूटेटेड बेस है उसका रिमूव किया गया। अब यहाँ पे कोई भी बेस था, लाइक ये ए था, म्यूटेटेड था, तो इसको रिमूव कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या है, एक गैप क्रिएट हो गया। ये गैप, दिस गैप इज नोन एज एपी साइट। इसको हम एपी साइट बोलते हैं। क्यों?
एपी एंडोन्यूक्लियस रिकग्निशन एंड इंसिजन। अब यहाँ पे क्या होता है, एक एंजाइम का यूज होता है दैट इज एपी एंडोन्यूक्लियस। एपी एंडोन्यूक्लियस इज एन एंजाइम दैट रिकॉग्नाइज a basic site in DNA. When it finds an A basic site, it makes an incision in the DNA strand, creating a break or nick. What does this statement means? Actually होता क्या है, यहाँ पे कोई भी म्यूटेटेड आपका बेस है, अब इसको आपने रिमूव कर दिया। रिमूव किया कैसे, आपको एंडोन्यूक्लियस चाहिए, क्योंकि जब भी आप ब्रेक कर रहे होते हैं, जब आपको डीएनए का स्ट्रैंड हटाना होता है तो या तो बाहर से कट करते हैं या तो उसको अंदर से कट करते हैं। अब यहाँ पे डैमेज अगर स्ट्रैंड के अंदर है तो इसको आप बाहर से तो कट नहीं कर सकते, आपको इसको अंदर से कट करना होगा। बाहर के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सोन्यूक्लियस, लेकिन अंदर के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एंडोन्यूक्लियस। नॉर्मली हम देखते हैं रेप्लिकेशन वगैरह की जो प्रोसीजर्स होती हैं, हम कौन सा यूज़ करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ किया जाता है, जो कोई भी जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं हम, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एपी एंडोन्यूक्लियस। इस एपी एंडोन्यूक्लियस का काम क्या होता है, ये पूरी की पूरी जो जगह होती है यहाँ से उस बेस को रिमूव कर देता है। बेस को रिमूव करने का मतलब है कि इसने डीएनए के स्ट्रैंड को यहाँ से अंदर से कट किया। अब इसने जो कट कर दिया, जो बीच की जगह बनी वो बनी एपी साइड। तो ये ए बेसिक साइड को आइडेंटिफाई करता है और यहाँ पे इंसीजन बनाता है। इंसीजन मतलब अंदर से कट बना देता है डीएनए स्ट्रैंड में, क्रिएटिंग अ ब्रेक और निक। एक ब्रेक यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट व्हाट, साइट क्लीनिंग। After the AP endonuclease makes an incision, the site is cleaned by removing various intermediates and lingering chemicals. होता क्या है, अभी यहाँ से AP एंडोन्यूक्लियस ने कट लगा दिया। अब कट लगाने के बाद में उस जगह पे जो चीज़ें हैं, जो बेस है, उस सबका रिमूवल भी तो किया जाना है, साइट क्लीनिंग भी तो होनी है। सिर्फ वहाँ पे बेस तो नहीं है, बॉन्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने पूरे स्ट्रक्चर को इन रखा हुआ है, तो उसका यहाँ पे क्लीनिंग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस साइट क्लीनिंग प्रोसेस। These intermediate and chemicals can be harmful to the cells, so they need to be removed before repair synthesis can begin. ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे इंटरमीडिएट्स होते हैं जो कि सेल के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, जो कि इस प्रोसेस के बाद में जनरेट होते हैं, एपी एंडोन्यूक्लियस के एक्शन के बाद में जनरेट होते हैं, तो उनका क्लीनिंग ज़रूरी होता है, इसलिए उनका रिमूवल भी बहुत ज़रूरी होता है। दैट्स वाई दिस प्रोसीजर इज़ देयर। नेक्स्ट क्या होता है, अब साइट क्लीन हो गई, पूरी जगह खाली है, अब क्या करना है, न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करवानी है। सो वंस द साइट इज क्लीन, वन और मोर न्यूक्लियोटाइड्स आर सिंथेसाइज टू फिल द गैप। अब जितना न्यूक्लियोटाइड हटाया गया है, एक है या दो है या जितना भी आपने न्यूक्लियोटाइड हटाया है, अब उस जगह को फिल भी करना है, क्योंकि डीएनए का तो दोनों स्ट्रैंड इंटैक्ट होना चाहिए। अगर एक भी स्ट्रैंड में ब्रेक है देन इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। तो होता क्या है, जैसे ही साइट क्लीन होती है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस कराई जाती है, और सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ, रेप्लिकेशन। एंड रेप्लिकेशन कौन कराता है, देयर इज अ एंजाइम दैट इज नोन एज डीएनए पॉलीमरेज। रेप्लिकेशन की प्रोसीजर में मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इवन डीएनए पॉलीमरेज पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज आता है और वो जो गैप क्रिएट होता है, उस गैप को ये फिल कर देता है। एट लास्ट आता है निक सीलिंग। अभी डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक इसने सिंथेसिस तो कर दी, लेकिन अब जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स तो नहीं भरे हैं, उनको भी भरना है, दैट इज नोन एज निक, जहाँ से कट लगाया गया था। सो वंस द गैप इज फिल्ड, द निक इन द डीएनए स्ट्रैंड इज सील्ड बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज क्या होता है, इट इज अ ग्लू फॉर द डीएनए। डीएनए को जोड़ने का काम करता है, ग्लू की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे डीएनए लाइगेज एंजाइम आता है, एंड दिस एंजाइम ज्वाइंस द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए टुगेदर, कंप्लीटिंग द रिपेयर प्रोसेस। और इस तरीके से जो आपकी प्रोसेस है बेस एक्सिजन रिपेयर की, वो कंप्लीट हो जाती है। मैं आपको अगर एक बार डिटेल में बताऊं क्या है जो प्रोसीजर हमने देखी है,
तो उम्मीद है आपको बेहतर से समझ में आएगा। ये हमारा नॉर्मल डीएनए होता है। अब इसमें होगा कुछ भी डैमेज को मैं इस तरीके से इंडिकेट कर रही हूँ। ये हो गया आपका यहाँ पे डीएनए डैमेज। अब करना क्या है, आपको बेस एक्सीजन रिपेयर की प्रोसेस परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे आपने एंजाइम एक यूज़ किया, कौन सा, यहाँ पे एक एंजाइम यूज़ करते हैं ग्लाइकोसाइलेज। अभी ये क्या करेगा, इसका यूज़ होता है एपी साइट के साथ, जो आपका म्यूटेटेड बेस है उसको रिमूव करने के लिए। म्यूटेटेड बेस को रिमूव कर दिया, अब यहाँ पे कट लगवाना पड़ता है एपी एंडोन्यूक्लियस से। एपी एंडोन्यूक्लियस ने कट किया और यहाँ पे जनरेशन हुआ एपी साइट का। अब एपी साइट का जनरेशन हुआ, उसके बाद में क्या करवाया गया, क्लीनिंग की प्रोसेस करवाई गई। क्लीनिंग क्यों, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, केमिकल्स वगैरह, जो कि हार्मफुल हो सकते हैं सेल्स के लिए, तो उनको रिमूव किया गया। और क्लीनिंग के बाद में क्या हुआ, डीएनए का सिंथेसिस। डीएनए का सिंथेसिस मतलब हमने यहाँ पे यूज़ किया कौन सा एंजाइम, विच वन, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज किस लिए यूज़ होता है, उम्मीद है आप लोगों ने रेप्लिकेशन की प्रोसेस तो पढ़ी रखी होगी। जो मेन एंजाइम होता है रेप्लिकेशन के लिए वो डीएनए पॉलीमरेज ही होता है। एंड एट लास्ट जब डीएनए की सिंथेसिस हो जाती है तो क्या होता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को एक साथ में हमें स्टिक करना होता है, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं डीएनए लाइगेज को। डीएनए लाइगेज क्या करता है, दोनों ही स्ट्रैंड्स को ग्लू की तरह वर्क करके स्टिक करा देता है और हमारा डीएनए का जो प्रोसीजर है रिपेयर का वो कंप्लीट हो जाता है। तो जो बेस एक्सीजन रिपेयर है, एक बार देखते हैं कि किस तरीके से होता है। ये डैमेज्ड बेस है, ग्लाइकोसाइलेज आया, जो भी आपका म्यूटेटेड बेस है उसका रिमूवल किया, उसके बाद में एपी साइट का जनरेशन कराया गया एपी एंडोन्यूक्लियस की मदद से, मतलब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो क्लीन करवा दी गई और वो पूरा स्पेस खाली हो गया। अब एपी एंडोन्यूक्लियस के बाद में क्या होगा, अब जो बेस का रिमूवल हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कि एक दो का रिमूवल हुआ हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे बेसिस का रिमूवल हुआ हो। तो या तो लॉन्ग पैच बन सकता है या तो शॉर्ट पैच बन सकता है। शॉर्ट पैच इज लेस न्यूक्लियोटाइड एंड लॉन्ग पैच इज मोर न्यूक्लियोटाइड। अब ये दो पैचेस बन गए। अब आपको क्या करना है, अगर शॉर्ट पैच है, यहाँ पे डायरेक्टली ये एंजाइम डीआरपी लाइगेज का यूज़ करके इसको लाइगेट करा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक ही दो बेस है। तो यहाँ पे सिंपली पॉलीमरेज आता है और लाइगेज की मदद से उसको लाइगेट करा दिया। लेकिन अगर बहुत लॉन्ग पैच है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स का रिमूवल किया गया है, तो पहले पॉलीमरेज की ज़रूरत पड़ती है, जो कि डिस्प्लेसिंग सिंथेसिस करता है। डिस्प्लेसिंग सिंथेसिस मतलब कि जो ओल्ड स्ट्रैंड है, ओल्ड स्ट्रैंड को निकाल देता है और नया स्ट्रैंड की यहाँ पे सिंथेसिस करवा देता है। नया स्ट्रैंड सिंथेसिस हुआ, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो भी यहाँ पे हमने लगाया था इनिशिएट करने के लिए, उसको रिमूव किया जा सके। फिर फाइनली हम डीएनए लाइगेज का यूज़ करते हैं, जो कि निक सील कर देता है, जो एंड्स हैं, जो लाइक ये खाली जगह है, इसको हटा देता है। तो ये तो प्रोसीजर है बेस एक्सीजन रिपेयर का, लेकिन याद रहे ये प्रोसेस है फॉर दी प्रोकैरियोट्स। सो व्हाट अबाउट द यूकैरियोट्स, उनमें ऐसा नहीं होता, उनमें भी ऐसा ही होता है, लेकिन उनकी प्रोसेस और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, बिकॉज दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे बतानी है, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अ नंबर ऑफ डिफरेंट डैमेज्ड बेसिस। अगर कोई भी प्रकार के डैमेज्ड बेसिस होते हैं तो उनको डीएनए ग्लाइकोसाइलेज बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाता है। दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड फॉर द इनिशियल रिमूवल एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेसिस। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से रिपेयर होता है यूकैरियोट्स में। सो हियर इज बेस एक्सीजन रिपेयर इन यूकैरियोट्स। प्रोसीजर तो सेम है, डीएनए का डैमेज हुआ है, यहाँ पे म्यूटेशन का जनरेशन हो गया है, डीएनए म्यूटेशन है, ओके। अब यहाँ क्या आएगा, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि चीज़ें तो बदलने वाली नहीं हैं, लेकिन कुछ
एलिमेंट्स बदलते हैं, कुछ फैक्टर्स बदलते हैं, कुछ कंपोनेंट्स बदलते हैं जो कि प्रोसीजर को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज ने बेस जो भी डैमेज था उसको रिमूव किया और यहाँ पे एपी एंडोन्यूक्लियस आया। एंडोन्यूक्लियस ने एपी साइट का जनरेशन कर दिया एंड हियर इज योर एपी साइट। नेक्स्ट व्हाट, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आएगा। अब आपको पता है जो हमारा यूकैरियोटिक डीएनए है उसके लिए डीएनए पॉलीमरेज बीटा का यूज होता है, एंजाइम है। इसके अलावा एक और फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है जो कि है XRCC1। XRCC1 की ज़रूरत पड़ती है और ये रिपेयर कंप्लीट हो जाता है फॉर द शॉर्ट पैच। लेकिन अगर शॉर्ट पैच नहीं है तो यहाँ पे हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि डीएनए डेल्टा एंड एप्सिलॉन। आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन के दो एंजाइम से डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, एक लैगिंग स्ट्रैंड और दूसरा लीडिंग स्ट्रैंड पे वर्क करता है। तो शॉर्ट पैच के लिए डीएनए डैमेज एंड रिपेयर में आपसे मैंने पढ़ा होगा डीएनए पॉलीमरेज बीटा जो होता है उसका रोल होता है। तो शॉर्ट पैच को तो ये रिपेयर कर देता है, बट इफ़ यू आर हैविंग अ लॉन्ग डैमेज्ड पैच देन यू विल नीड डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। ओके, नेक्स्ट हमें ज़रूरत पड़ती है पीसीएनए, जो कि क्या करता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन की तरह, ताकि जो आपका स्ट्रैंड है उसमें क्वाइलिंग ना हो, क्योंकि लंबा पैच है और इसमें अगर क्वाइलिंग हो गई तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो पीसीएनए का यूज़ होता है। पार्क प्रोटीन का यूज़ होता है, ये पॉली एडीपी राइबोज पॉलीमरेजेस होते हैं जिनका रिक्वायरमेंट पड़ता है इफ़ यू आर गोइंग फॉर द डैमेज रिपेयर ऑफ द लॉन्ग पैच। नेक्स्ट पड़ता है FEN, जो कि जो लास्ट में आपका जो प्राइमर है उसके रिमूवल में मदद करता है, क्योंकि कोई भी रेप्लिकेशन की प्रोसेस प्राइमर से ही स्टार्ट होती है। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम रेप्लिकेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूँगी। अगर क्लियर करनी है तो आप हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, और अगर उसका लिंक चाहिए तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं लिंक दे दूँगी उन वीडियोज़ का। सो FEN1 एंड देन लाइगेज। लाइगेज फॉर व्हाट, यहाँ पे जो निक क्रिएट हुआ है उसको फुल करने के लिए। तो इस तरीके से कंप्लीट होती है ये बेस एक्सिजन रिपेयर की प्रोसीजर। मैंने आपको यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स दोनों में समझा दिया। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं, या फिर कहाँ पे डाउट हो रहा है या कहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना चाहिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। कमेंट सेक्शन में आप सभी ये सब चीज़ें मुझे बता सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर। बेस एक्सिजन रिपेयर के बाद में अगला जो इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म का, दैट इज न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर। तो चलिए देखते हैं क्या है न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर। न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर इज द मेन पाथवे used by mammals to remove bulky DNA lesions and those formed by the UV light। आप यहाँ पे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। अगर बल्कि डीएनए लेशंस हैं जो कि यूवी लाइट के थ्रू फॉर्म हो गए हैं या फिर किसी इन्वायरमेंटल म्यूटाजेंस की वजह से बने हैं, एंड कीमोथेरेपेटिक एडक्ट्स फ्रॉम डीएनए, या फिर कुछ कीमोथेरेपेटिक एडक्ट्स की वजह से फॉर्म हो जाते हैं, तो ऐसी चीज़ों को रिमूव करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर की। तो यहाँ पे प्रोसीजर दिखाया गया है कि किस तरीके से प्रोकैरियोट्स में ये प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट होती है न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर की। बट इससे पहले हम देखते हैं थ्योरेटिकल प्रोसीजर क्या है हमारा। तो जैसे हमने स्टार्ट किया था बेस एक्सिजन रिपेयर में, तो यहाँ पर भी सेम होता है ऑलमोस्ट। सबसे पहले क्या होता है, डैमेज रिकग्निशन। The first step in nucleotide excision repair is the recognition of the damaged DNA। Damaged DNA का recognition, that is the main important point, क्योंकि अगर आपने गलत जगह पे recognize कर लिया तो गलत जगह पे आप रिपेयर करने जाएंगे, that is not possible। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि डैमेज का रिकग्निशन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए दैट इज डैमेज हुआ कहाँ पे है। सो दिस इज डन बाय अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड डैमेज रिकग्निशन कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे देखिएगा ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो
पहले हमने डायरेक्ट रिपेयर देखा, उसमें क्या था, सिंपल प्रोसीजर था। तो बेस एक्सीजन रिपेयर में देखा कि रिकॉग्निशन ईजी था, बट यहाँ पे बहुत सारी प्रोटीन्स का यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स का यूज़ होता है डैमेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए। सो डैमेज रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स इंक्लूड प्रोटीन्स सच एज XPC, HR23B एंड XPE। ये कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि डैमेज को पहचानने के लिए आती हैं, सबसे पहले इनका यूज़ होता है। एंड दीज बाइंड टू डैमेज्ड DNA एंड रिक्रूट अदर प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन देयर रिपेयर प्रोसेस। ऑल्दो जो हमारा प्रोकैरियोट्स में होता है, तो प्रोकैरियोट्स में UVRA, UVRB, UVRC का यूज़ होता है, जिनमें कि UVRA जो है वो प्रोटीन आती है एंड डैमेज को रिकॉग्नाइज कर लेती है। एंड एज ई वी नो दैट प्रोसेस बिकम्स कॉम्प्लेक्स व्हेन वी मूव फॉर दी यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ऑलरेडी प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसके लिए प्रोटीन्स और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं। बट इतना भी नहीं, आप इजिली रिमेंबर कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या हुआ, डैमेज का रिकॉग्निशन हो गया। अब डैमेज को पहचान लिया गया है कि इस जगह पे डैमेज है, तो क्या होगा, these proteins bind to the damaged DNA and recruit other proteins involved in the repair process। अब ये क्या करती हैं, इन्होंने सिर्फ डैमेज को पहचाना भी नहीं है, आगे मैसेज भी भेजा है उन प्रोटीन्स के पास में जो कि रिपेयर करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है एनसीजन। अब रिकॉग्नाइज किया गया है डैमेज, तो डैमेज को कट भी करके हटाना है, डैमेज्ड पार्ट को। सो वंस द डैमेज DNA हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, इट इज़ इंसाइज्ड बाय अ प्रोटीन कॉल्ड एंडोन्यूक्लियस। अभी हमने कौन सी प्रोटीन पढ़ी थी, AP एंडोन्यूक्लियस प्रोटीन, दैट इज एंजाइम। तो जो वो एंजाइम था वो AP साइट का जनरेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी लाइक AP एंडोन्यूक्लियस की मदद से कोई AP साइट का जनरेशन नहीं हो रहा है, बट एनसीजन यहाँ पे भी हो रहा है, क्योंकि आपको डैमेज्ड पार्ट हटाना है। नेक्स्ट इज व्हाट, द एंडोन्यूक्लियस कट द DNA ऑन आइदर साइड ऑफ द डैमेज। जो डैमेज है उसके दोनों तरफ से यहाँ पे इस पार्ट को कट कर दिया जाता है। अब दोनों तरफ से जो भी डैमेज पार्ट है उसको निकालने के लिए कट बनाया गया। अब यहाँ पे एक गैप का क्रिएशन हो गया, क्रिएटिंग अ गैप इन द DNA स्टैंड। नेक्स्ट, अभी क्या है, आप ये समझिए प्रोसेस आपका इस तरीके से है, ये आपका डैमेज है और ये DNA का बाकी स्टैंड है। अब यहाँ से इसको कट कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे तो भी ये अटैच्ड ही है, इसको भी तो कट करना पड़ेगा, तभी आप इसको निकाल पाएंगे। तो अब यहाँ पे एक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। सो अ गैप इन द DNA स्टैंड इज देन एक्साइज्ड बाय अ प्रोटीन कॉल्ड एक्सोन्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस के साथ साथ में आपको एक्सोन्यूक्लियस की भी ज़रूरत पड़ती है। एंड द एक्सोन्यूक्लियस रिमूव्स द डैमेज्ड DNA, लिविंग अ सिंगल स्टैंड गैप इन द DNA। अब जो भी आपका डैमेज्ड DNA था वो निकल गया है और यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड गैप बन गया है DNA में, कुछ इस तरीके से। इस तरीके का कुछ गैप का क्रिएशन हो गया है। अब क्या होगा, DNA की सिंथेसिस, क्योंकि गैप क्रिएट हो गया तो अब उसको फिल किया जाएगा। सो द सिंगल स्टैंडर्ड गैप इन द DNA इज देन फिल्ड बाय DNA पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज आता है और इस गैप को फिल करने का काम करता है। Next is DNA polymerases uses the undamaged DNA strand as a template to synthesize a new strand of DNA। जो नया सिंथेसिस हो रहा है वो हो कैसे रहा है, टेम्पलेट की तरह जो पुराना स्टैंड है वो वर्क कर रहा है और उसी को टेम्पलेट लेके जो DNA पॉलीमरेज है वो नए DNA स्टैंड की सिंथेसिस कर दे रहा है। एंड फाइनली देयर इज लाइगेशन। सो द न्यू स्टैंड ऑफ DNA इज देन लाइगेटेड टू द एग्जिस्टिंग DNA स्टैंड, क्योंकि अभी आपको जो नया DNA स्टैंड बनाया है उसको पुराने से लाइगेट भी तो कराना है, क्योंकि पुराने वाले से अगर लाइगेट नहीं होगा तो वो DNA का पूरा स्टैंड कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये DNA लाइगेज क्या करता है, एग्जिस्टिंग DNA के साथ में लाइगेशन करा के क्लोजिंग द गैप एंड कंप्लीटिंग द रिपेयर प्रोसेस। इस तरीके से ये न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू with the help of some
मैं अपने आप से बना के आपको दिखाती हूँ, मे बी बेहतर तरीके से मैं क्लियर कर पाऊँगी। ये आपका डीएनए है।